वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम स्ट्रेन गेज के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इस पूरे वीडियो लेक्चर में मैंने स्ट्रेन गेज को कवर किया है। स्ट्रेन गेज को हम एज ए रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर की तरह स्टडी करने वाले हैं। स्ट्रेन गेज को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे इसको कहा जाता है पीजो रजिस्टिव गेज, लेकिन एक सर्टेन कंडीशन पर ही इसको पीजो रजिस्टिव गेज कहा जाता है, वो हम आगे देखेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि इसके यूजेस क्या हैं। स्ट्रेन गेज रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर को एज ए प्राइमरी ट्रांसड्यूसर यूज़ किया जाता है फॉर मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेन के लिए। सेकेंडली, एज ए सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर यूज़ किया जाता है इन लोड सेल, टॉर्क मीटर, डायफ्राम टाइप प्रेशर गेज एंड टेम्परेचर सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, फ्लोमीटर। ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ये आईईएस में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी आप नोट कर लीजिए कि सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर की तरह स्ट्रेन गेज को यूज़ किया जाता है फॉर मेजरमेंट इन लोड सेल्स, टॉर्क मीटर, डायफ्राम टाइप प्रेशर गेज, टेम्परेचर सेंसर, एक्सेलेरोमीटर्स और फ्लोमीटर्स में। आगे इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में देखते हैं। इफ़ अ मेटल कंडक्टर इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड, इट्स रेजिस्टेंस चेंज बिकॉज लेंथ, एरिया एंड रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर चेंजेस विथ स्ट्रेन। जब किसी मेटल को स्ट्रेच किया जाता है या कंप्रेस किया जाता है, दोनों ही कंडीशन में जो रेजिस्टेंस है मेटल वायर का या कंडक्टर का, वो चेंज होता है बिकॉज उसका लेंथ, उसका एरिया, उसका रेजिस्टिविटी भी स्ट्रेन के साथ चेंज होता है। अगर किसी मेटल का लेंथ, एरिया और रेजिस्टिविटी भी चेंज हो रहा हो तो उसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाता है, और इसका जो रीज़न है वो है स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग। अगर किसी कंडक्टर को हम स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है। देयरफॉर रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज इज ऑल्सो नोन एज पीजो रजिस्टिव गेज। यहाँ पर एक लिटिल करेक्शन मैं देना चाहूँगा, क्योंकि कंडक्टर का जो रजिस्टिविटी होता है ये भी स्ट्रेन की वजह से चेंज होता है। वायर में होने वाले स्ट्रेन की वजह से उसकी रजिस्टिविटी भी चेंज होती है। इस इफ़ेक्ट को, इस चेंज होने की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं पीजो रजिस्टिव इफ़ेक्ट। पीजो रजिस्टिव इफ़ेक्ट कहते हैं। और जब किसी कंडक्टर में स्ट्रेन का मेज़रमेंट उसकी रजिस्टिविटी में होने वाले चेंज के साथ में किया जाता है, तब उस टाइप के स्ट्रेन गेज को कहते हैं पीजो रजिस्टिव गेज। ये पीजो रजिस्टिव गेज भी एक बार आईईएस का क्वेश्चन बन चुका है। पीजो रजिस्टिव इफेक्ट के बारे में पूछा गया था इसमें, तो ये रिलेटेड है चेंज ऑफ रजिस्टिविटी से, चेंज ऑफ रजिस्टिविटी से रिलेटेड है। क्लियर है? आगे हम देखेंगे डेरिवेशन फॉर गेज फैक्टर। गेज फैक्टर एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म हो जाता है स्ट्रेन गेज में, तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम्स में, और आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि गेज फैक्टर का डेरिवेशन उसमें पूछा जाता है। ये 5th सेम के इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन वाले सब्जेक्ट में आता है। चलिए देख लेते हैं पॉजिटिव स्ट्रेन, इसका मतलब क्या होता है। अगर किसी वायर को, किसी स्ट्रेन गेज के वायर को हम स्ट्रेच कर रहे हैं, मतलब उसकी लंबाई को बढ़ाने की दिशा में अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, तो वो जो फोर्स लगता है उसको हम पॉजिटिव स्ट्रेन कहेंगे। उस फोर्स की वजह से जो चेंजेस, जो स्ट्रेन इस वायर पर पड़ता है, कंडक्टर पर पड़ता है, उसको हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव स्ट्रेन। इसके कारण क्या होता है कि जो लेंथ होता है वायर का वो इंक्रीज़ हो जाता है, और साथ में लेंथ अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो एरिया क्या हो जाएगा, या डायमीटर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाता है, जिससे रेजिस्टेंस जो होता है गेज का वो किस पर डिपेंड करता है? रो एल बाई ए। मतलब कि रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। अब लेंथ इंक्रीज़ हो रहा है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा, और एरिया डिक्रीज़ हो रहा है
और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। और जो रो है ये क्या कहलाता है, रेजिस्टिविटी, ये भी स्ट्रेन के साथ चेंज होता है, लेकिन बहुत स्मॉल चेंज आता है इसमें। अब स्ट्रेचिंग के कारण रेजिस्टेंस में जो चेंज आ रहा है वो ज़्यादा होता है, ग्रेटर होता है चेंज इन रेजिस्टेंस ड्यू टू डायमेंशनल चेंजेस। डायमेंशनल चेंजेस मतलब कि लेंथ और एरिया में होने वाला चेंज से जो रेजिस्टेंस में चेंज होता है वो वैल्यू स्ट्रेचिंग या स्ट्रेन के कारण होने वाले चेंज से कम होती है, और ये जो स्ट्रेन के कारण चेंजेस होता है वो ज़्यादा होता है। इसका रीज़न ये है कि स्ट्रेन के कारण हमारा जो रेजिस्टिविटी है रो, ये भी चेंज होता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा चेंज होती है। जबकि डायमेंशनल चेंज में सिर्फ हमारा लेंथ और एरिया आता है, और इसकी वजह से जो चेंज होता है वो स्ट्रेन की वजह से होने वाले चेंज से कम होता है। तो यहाँ पर ये जो रिलेशन मैंने बताया है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब रेजिस्टेंस ऑफ अनस्ट्रेन्ड गेज, अगर किसी गेज को हमने स्ट्रेन नहीं किया हुआ है तो उसका रेजिस्टेंस है रो एल बाई ए, जहाँ पर कैपिटल एल हमको रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को, कैपिटल ए रिप्रेजेंट करता है एरिया को, और रो रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टिविटी को। और जो रेजिस्टेंस है उसका जो यूनिट है वो ओम से दिया जाता है। सपोज स्ट्रेचिंग इज डन बाय अप्लाइंग अ फोर्स एस। स्ट्रेस का जो फोर्स है उसको हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हम यहाँ मानते हैं कि किसी वायर पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एस, जिससे वो स्ट्रेच होता है। व्हेन वायर इज स्ट्रेच्ड इट्स डायमेंशनल और डायमेंशंस आर चेंज्ड। जब वायर को स्ट्रेच किया जाता है तो उसके लेंथ, एरिया, डायमीटर और रेजिस्टेंस में चेंज आता है, और उन चेंजेस को हम नीचे दिए गए डेल्टा एल मतलब कि चेंज इन लेंथ, डेल्टा ए चेंज इन एरिया, डेल्टा डी चेंज इन डायमीटर और डेल्टा आर चेंज इन रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमको निकालना है अगर हमको डेल्टा आर चेंज इन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमको ये देखना पड़ेगा कि वो किन वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड करता है रो पर, एल पर और ए पर। इन तीनों क्वांटिटीज़ पर, इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करता है हमारा चेंज इन रेजिस्टेंस। तो हम रेजिस्टेंस को विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रेस फोर्स एस डिफ्रेंशिएट करते हैं, हमको इक्वेशन मिल जाता है डी आर बाई डी एस, डी डी एस ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो बाई ए डेल एल बाई डेल एस माइनस रो एल बाई ए स्क्वायर इंटू डेल ए बाई डेल एस, एल बाई ए इंटू डेल रो बाई डेल एस। डिफ्रेंशिएशन का थोड़ा सा नॉलेज आपको इसके लिए होना चाहिए। इसमें रो एल बाई ए, हमने सबसे पहले एल को डिफ्रेंशिएट किया है जहाँ पे रो और ए कांस्टेंट है, तो वो एज इट इज़ आ जाएंगे रो बाई ए, और एल को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एस के रिस्पेक्ट में, तो डेल एल बाई डेल एस लिखें। उसके बाद ए को डिफ्रेंशिएट करेंगे, चूँकि ये 1 बाई ए का टर्म है इसलिए यहाँ पर ए ऊपर आएगा तो क्या आ जाएगा ए का पावर -1, और ए का पावर -1 आने की वजह से क्या हो जाएगा -1 यहाँ सामने आ जाता है, और आपको मिलता है रो एल एज इट इज़ मिल जाएगा, और होगा क्या नीचे ए स्क्वायर आ जाता है, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट होने के बाद ए स्क्वायर हो जाता है और ये नीचे आता है तो माइनस प्लस में होके ए स्क्वायर बन जाता है। तो इस तरीके से ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट वाला जो है उसमें रो को डिफ्रेंशिएट किया है और एल बाई ए एज इट इज़ लिखा गया है, एल बाई ए को एज इट इज़ लिख दिया है और रो को डिफ्रेंशिएट किया है। तो इस तरीके से ये इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन को जब हम r इज इक्वल टू रो एल बाई ए से डिवाइड करते हैं तब हमको मिलता है 1 बाई आर, क्योंकि r से डिवाइड किया, डी आर डी एस इज इक्वल टू, जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ पर क्या था, रो बाई ए था, रो बाई ए डिवाइड बाई रो एल बाई ए, तो रो बाई ए कैंसिल होकर के हमको मिल जाता है 1 बाई एल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 बाई एल इंटू
डेल एल बाई डेल एस। इसी तरीके से बाकी टर्म्स में भी हमने किया है, तो हमको मिला 1 बाई ए बाई रो एस, सॉरी डेल ए बाई डेल एस प्लस 1 बाई रो इंटू डेल रो बाई डेल एस। यहाँ पर यूनिट चेंज इन रेजिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है, जो कि होगा ड्यू टू डेल एल बाई एल और डेल ए बाई ए। डेल एल बाई एल रिप्रेजेंट करता है पर यूनिट चेंज इन लेंथ को, और डेल ए बाई ए, डेल्टा ए बाई ए रिप्रेजेंट करता है पर यूनिट चेंज इन एरिया को, और डेल्टा रो बाई रो रिप्रेजेंट करता है पर यूनिट चेंज इन रजिस्टिविटी को, जो कि इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, इसलिए उसको इग्नोर भी किया जाता है। अब यहाँ पर ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई बाई 4 डी स्क्वायर। अब इसको हम एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल ए बाई डेल एस इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू डी इंटू पाई बाई 4 इंटू डेल डी बाई डेल एस। आगे सॉल्व करेंगे तो एरिया से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, इस एरिया से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 1 बाई ए डेल ए बाई डेल एस इज इक्वल टू 2 बाई डी इंटू डेल डी बाई डेल एस। इस वैल्यू को हम किस में सब्स्टिट्यूट करते हैं, इक्वेशन 1 में। इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ पर जो 1 बाई ए डेल ए बाई डेल एस है वो चेंज हो जाता है 2 बाई डी डेल डी बाई डेल एस से। तो इस तरीके से जो हमको इक्वेशन मिलता है, इस इक्वेशन को हम मार्क कर लेते हैं एज इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 2 हमारा हो जाता है। फर्दर पॉइजन रेशियो हम समझते हैं। पॉइजन रेशियो किसको बोलते हैं, ये आर नहीं है, ये न्यू है। क्या है, न्यू है, इसको न्यू सिंबल बोलते हैं, और ये पॉइजन रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। पॉइजन रेशियो का मतलब ये होता है कि मान लो ये हमारा कंडक्टर है, इसका लेंथ क्या है L, और इसका जो डायमीटर है वो D है, ठीक है। ये डायमीटर क्या है, इसका D है। डायमीटर इसका लेटरल डायमेंशन बनाता है, लेटरल डायमेंशन बनाएगा इसका डायमीटर, और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन बनाता है L। क्लियर है। तो लेटरल स्ट्रेन मतलब लेटरल डायमेंशन में होने वाला चेंज डेल्टा D बाई डी, सॉरी डेल D बाई डी डिवाइडेड बाई डेल L बाई L, डिवाइडेड बाई डेल L बाई L क्या बताता है, पॉइजन रेशियो। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। स्ट्रेचिंग में क्या हो रहा है, लेंथ हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव चेंज हुआ, तो डेल L बाई L क्या होगा, पॉजिटिव। और लेटरल डायमेंशन मतलब कि डायमीटर में होने वाला चेंज क्या है हमारा, निगेटिव है, मतलब कि वो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आया है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं और डेल डी बाई डी निकालते हैं, तो डेल डी बाई डी इज इक्वल टू हो जाता है माइनस न्यू इंटू डेल एल बाई एल। इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट करते हैं, तब हमको मिलता है 1 बाई आर डी आर बाई डी एस इज इक्वल टू 1 बाई एल इंटू डी डेल एल बाई डेल एस प्लस माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, प्लस न्यू डेल एल बाई डेल एस, और वहाँ पे पहले से क्या था 2 बाई एल आ जाएगा। क्लियर है, 2 बाई एल वहाँ पे आ जाएगा डी की जगह। इसको आप वर्कआउट करिए कॉपी में तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। उसके बाद प्लस 1 बाई रो डेल रो बाई डेल एस, ये एज इट इज़ पहले की तरह रहेगा। जब स्मॉल वेरिएशंस की बात होती है तो डेल्टा यूज़ किया जाता है। डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 न्यू इंटू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा रो बाई रो। अब डेल्टा रो क्या है, बहुत नेग्लिजिबल है, स्मॉल है, उसकी वैल्यू बहुत कम है, इसकी वजह से डेल्टा रो बाई रो को हम यहाँ से हटा लेते हैं। जब हम इसको यहाँ पे हटा लेंगे तो हमारे पास बचेगा डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 न्यू डेल्टा एल बाई एल। यहाँ पे गेज फैक्टर को डिफाइन किया गया है कि गेज फैक्टर होता है चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइड बाई चेंज इन लेंथ। चेंज इन रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया गया है डेल्टा आर बाई आर से, और चेंज इन लेंथ को रिप्रेजेंट किया गया है डेल्टा एल बाई एल से।
तो डेल्टा आर बाई आर डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल गिव्स गेज फैक्टर। गेज फैक्टर को रिप्रेजेंट किया गया है जी एफ से और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 + 2 न्यू। 1 + 2 न्यू मतलब कि 1 + 2 टाइम्स ऑफ पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो डिपेंड करता है किसी भी मेटल के मटेरियल पर, ठीक है। और पॉइजन रेशियो की वैल्यू अगर हमको पता है किसी मेटल की तो उसका गेज फैक्टर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से 1 + 2 न्यू से। नीचे नोट में मैंने कुछ प्रॉब्लम भी लिए हुए हैं, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको, ये देख लेते हैं। पॉइजन रेशियो फॉर ऑल मेटल्स इज़ बिटवीन 0 and 0.5। मतलब कि जो पॉइजन रेशियो होता है मैक्स सभी मेटल का 0 से 0.5 के बीच ही होता है। और गेज फैक्टर जो होता है वो हो जाएगा 1 + 2 न्यू, मतलब 1 से लेकर के 2 के बीच में गेज फैक्टर की वैल्यू होती है। लेकिन एक कॉमन वैल्यू जो ली जाती है पॉइजन रेशियो की वो 0.3 ली जाती है और गेज फैक्टर आ जाता है हमारा 1.6। गेज फैक्टर हमारा आ जाता है 1.6 आ जाता है। क्लियर? आगे मैंने कुछ मटेरियल्स लिए हुए हैं। उन मटेरियल्स के जो मेटल होते हैं, उन मटेरियल से बने हुए जो कंडक्टर मेटल होते हैं उनका जो गेज फैक्टर होता है उसकी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे ली हुई है। जैसे निकिल के लिए गेज फैक्टर की वैल्यू होती है -12.1, मैग्नीन मटेरियल के लिए होती है +0.47, नाइक्रोम के लिए गेज फैक्टर की वैल्यू होती है +2.0, कॉन्स्टेंटाइन के लिए होती है +2.1, सॉफ्ट आयरन के लिए होती है +4.2, प्लैटिनम के लिए होती है +4.8, कार्बन के लिए होती है +20 और डोप्ड क्रिस्टल के लिए होती है 100 से लेकर के 5000। तो डोप्ड होने की वजह से जो गेज फैक्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, 100 से लेकर के 5000 तक वैल्यू होती है। तो डोप्ड मटेरियल की जो गेज फैक्टर की वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा होती है। इसको भी आईईएस में क्वेश्चन बना के पूछा गया था और एसएससी या दूसरे एग्ज़ाम में आईईएस के बहुत सारे क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। तो मैं चाहूँगा कि इस तरह के कंसेप्ट, इस तरह की वैल्यूएबल नॉलेज को आप प्रॉपर नोट बनाकर लिखें और उसको रिवाइज करते रहें ताकि किसी भी एग्ज़ाम में आप उसको सॉल्व कर पाएँ। ओके, एक न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जो कि रिलेटेड है स्ट्रेन गेज और गेज फैक्टर से। दिया है रेजिस्टेंस वायर स्ट्रेन गेज यूजेज अ सॉफ्ट आयरन, मतलब कि सॉफ्ट आयरन को यूज़ किया गया है एज ए स्ट्रेन वायर मटेरियल। जो वायर का जो मटेरियल है वो है सॉफ्ट आयरन। इसका जो डायमीटर है बहुत स्मॉल रखा गया है। द गेज फैक्टर इज़ 4.2। इसका जो गेज फैक्टर है वो है आपका 4.2 प्लस में है। नेग्लेक्टिंग द पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट, इसका मतलब ये होता है, पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट को नेग्लेक्ट करने का मतलब ये होता है कि जो टर्म आया था डेल रो बाई रो, इसको हमने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। तो डेल रो बाई रो को हमने क्या कर दिया, जीरो। तो हमारा गेज फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो बन जाता है GF = 1 + 2 न्यू। 1 + 2 न्यू, यहाँ पे है 1 + 2 न्यू। क्लियर है? तो गेज फैक्टर का जो फॉर्मूला था 1 + 2 न्यू प्लस डेल रो बाई डेल एल बाई एल, मतलब उसको एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किए हैं, उसको बदल के हमने क्या कर दिया, 1 + 2 न्यू कर दिया, क्योंकि यहाँ डेल रो बाई रो को नेग्लेक्ट किया गया है। तो अगर क्वेश्चन में लिखा है नेग्लेक्टिंग पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट, इसका मतलब समझ जाना कि डेल्टा रो बाई रो को हमको क्या करना है, हटा देना है और गेज फैक्टर का जो फॉर्मूला है 1 + 2 न्यू को ही कंसीडर करना है। अब बोला है कैलकुलेट द पॉइजन रेशियो, कैलकुलेट द पॉइजन रेशियो। तो हमारे पास फॉर्मूला है ना, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, GF गेज फैक्टर बराबर 1 + 2 टाइम्स ऑफ पॉइजन रेशियो। हमको निकालना है पॉइजन रेशियो, तो इस 1 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो आ जाएगा GF - 1 और फिर 2 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो 2 न्यू = हो जाएगा GF - 1 और न्यू = हो जाएगा GF - 1/2।
तो यहाँ पे इसी फॉर्मूले को यूज़ किया गया है और यहाँ पे GF की वैल्यू रख देते हैं 4.2 - 1 डिवाइड बाई 2, तो इसमें मिल जाएगा हमको 3.2/2, तो 3.2/2 गिव्स 1.6। तो पॉइजन रेशियो जो हमारा होगा वो क्या होगा 1.6। इसका यूनिट नहीं होता क्योंकि ये रेशियो है, रेशियो होने की वजह से इसका यूनिट नहीं है, पॉइजन रेशियो होगा 1.6। अब मैं चाहूँगा आप लोगों से कि अगर मैं यहाँ पे सॉफ्ट आयरन की जगह पर मैं आप लोग से ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। इस क्वेश्चन में मैंने जो मटेरियल लिया हुआ है वो मटेरियल मान लेते हैं, मैं ले लेता हूँ नाइक्रोम। मान लीजिए मेरा जो वायर है वो किसका बना हुआ है, नाइक्रोम का। तो नाइक्रोम के वायर से इसका गेज फैक्टर कितना दिया हुआ है, गेज फैक्टर दिया है +2.0। तो अगर 2.0 इसका गेज फैक्टर है तब आपको निकालना है इसके लिए पॉइजन रेशियो, और इस पॉइजन रेशियो का जो वैल्यू आएगा उसको आप कमेंट में दीजिए। आप कमेंट करिए इसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद, तो इससे मुझे असेसमेंट हो जाएगा कि आपको समझ में आया, ये आज का जो टॉपिक था इस वीडियो का स्ट्रेन गेज का वो क्लियर हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करिए और बताइए, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरीके से मेरे दूसरे वीडियोस भी आप देखते रहिए और अच्छे से प्रिपेयर करिए इस टॉपिक को, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगले क्वेश्चन वाले वीडियो में। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराऊंगा, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन लूँगा, यहाँ पे टाइप ऑफ स्ट्रेन गेज को भी एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।